हुमायूं का मकबरा हूँ। 450 बरसों से अविरल और अपने भव्य रूप में खड़ा हुआ हूँ। मैं, जी हाँ, मैं हुमायूं का मकबरा हूँ। मेरे सीने में दफन है मुगल सल्तनत के उत्थान और पतन की दास्तान। चलिए लेकर चलता हूँ आपको इस दिलचस्प सफर पर। मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं की मौत के बाद जब उनके बेटे बादशाह अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना दबदबा कायम कर लिया, तब उनकी मां हमीदा बानो बेगम ने अपने मरहूम शौहर हुमायूं की याद में एक मकबरा बनवाने की इच्छा जताई। तब बेटे अकबर ने अपनी मां की इच्छा को सर आंखों पर लिया। बादशाह अकबर ने पर्शिया के प्रसिद्ध वास्तुकार पिता पुत्र की जोड़ी मिर्जा मिराग गयास और मोहम्मद सैयद को ये काम सौंपा। मेरे सीने में दफन है बादशाह हुमायूं के साथ उनकी बेगम हमीदा और 5 मुगल बादशाह। इसके अलावा मुगल खानदान के तकरीबन 160 लोग यहाँ आराम फरमा रहे हैं। जी हाँ, मैं सिर्फ एक कब्र नहीं हूँ, किसी की याद में बनने वाला हिंदुस्तान का पहला इमारत हूँ। मैं बाद में बनने वाले मुगल इमारतों का आधार बना। जी हाँ, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, उसका आधार भी मुझसे लिया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं लाल पत्थर से बना हूं और ताज सफेद संगमरमर से। ताजमहल के चारों कोनों पर मीनारें बनाई गई हैं। वो बगीचे के आखिर में स्थित है और मैं बगीचे के बीचों बीच। दिल्ली में निजामुद्दीन के पास यमुना के पश्चिमी तट को मेरे लिए चुना गया। तकरीबन 26 एकड़ में फैलाव है मेरा। मेरी ऊंचाई किसी 7 मंजिली इमारत के बराबर है। मेरा गुंबद 48 मीटर ऊंचा है, तो मेरे गुंबद के ऊपर लगा हुआ कलश 6 मीटर का है, जिसके निर्माण में 300 किलो तांबा और 10 किलो सोना लगा है। मेरे निर्माण में मुख्यतः सैंडस्टोन और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। मेरे इस विशालकाय भवन को आप 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा तहखाना, दूसरा हिस्सा भव्य चैम्बर और तीसरा हिस्सा गुंबद। मेरा घर का हर कोना 45 डिग्री के कोण पर बना है। इस तरह मैं एक 8 कोणों वाली संरचना हूं। 4 बाग वाले शैली के बगीचे के हर कोने में तालाब का निर्माण किया गया, जिसमें आप मेरा अक्स देख सकते हैं। मेरा निर्माण भारतीय और पर्शियन शैली का एक बेमिसाल नमूना है, जहां एक तरफ 6 कोनों वाला इस्लामिक सजावट है, तो दूसरी तरफ कमल का फूल भी है। मेरे ऊपर लगी छतरियां राजपूत शैली से ली गई हैं, तो छतरियों पर लगने वाली टाइल्स पर्शियन शैली से। बरामदे में लगने वाली लकड़ियों की कारीगरी गुजरात से लाई गई है। इस तरह 1570 ईस्वी में कड़ी मेहनत और लगन के बाद मैं अपने भव्य रूप में अस्तित्व में आया। जी हाँ, मैं हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के कायम होने का ऐलान था। मेरे निर्माण में यह भी संदेश था कि मुगल अब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मुगल मुझे शान से जन्नत नशीन जिल्ले इलाही का बगीचा कहते थे। वक्त ने करवट बदली। 19वीं शताब्दी के आते आते मुगल सल्तनत का सूरज डूब गया। 1857 की जंग आज़ादी को जब अंग्रेजों ने बुरी तरह कुचल दिया, तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने मेरे पास पनाह लिया, पर मैं उन्हें बचा नहीं सका। उन्होंने मेजर हडसन के सामने हथियार डाल दिया और तैमूरिया खानदान की शाही तलवार अंग्रेजों को सौंप दी। बाद में मेजर हडसन ने बादशाह जफर के दोनों बेटों का भी कत्ल कर दिया, उन्हें फांसी पर लटका दिया और उन्हें रंगून देश निकाला दे दिया गया।
लेकिन बादशाह जफर को बादशाह हुमायूं की तरह वापसी का मौका नहीं मिला और रंगून में ही उनकी मौत हो गई। इस तरह मैं मुगल सल्तनत के पतन का भी गवाह बना। वक्त बीतता रहा, वक्त बीतता रहा। देख रेख के अभाव में मैं एक खंडहर में तब्दील होने लगा। मेरे बागों में सब्जियां उगाई जाने लगी। अंग्रेजों ने मुझे इंग्लिश गार्डन के रूप में विकसित करने की कोशिश की। 20वीं सदी के आरंभ में लॉर्ड कर्जन के आदेश पर कुछ संरक्षण का काम हुआ, मगर वो नाकाफी था। वक्त के थपेड़ों से जूझता हुआ मैं कायम रहा। फिर हिंदुस्तान आजाद हुआ। 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे का मैं गवाह बना। मेरे बगीचे में पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों के लिए शिविर लगाए गए। आपसे मेरी इतनी अपील है कि आइए मेरे अंदर अपने सुनहरे अतीत का अक्स देखिए और अपने वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा लीजिए।